हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 27 जनवरी 2021 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो डाटा पॉइंट में बात की गई है वो डाटा पॉइंट असेंबली पोल्स इलेक्शन 2022 में अभी जो उत्तराखंड में इलेक्शन है उसमें उसको लेकर इसमें बात की गई है कि किस प्रकार की जो एमिनिटीज़ हैं और क्या स्टेटस अभी उत्तराखंड स्टेट का बना हुआ है। इसमें डाटा और कुछ फैक्चुअल बात इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से स्टेट का डेवलपमेंट अभी चल रहा है और आगे किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है स्टेट का, उसके आधार पर इसमें बात की गई है। उत्तराखंड का जो अभी करंट स्टेटस है वो एसडीआई के हिसाब से 19वीं रैंक पर है। 36 स्टेट्स में यह 19वीं रैंक पर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी और जो मैटरनिटी रेट है वो भी यहाँ पर थोड़ी हाई है, और इसके अलावा जो पॉवर्टी रेट है वो भी यहाँ पर थोड़ी हाई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो वुमेंस की जो भागीदारी है वो पूरे राज्य में, पूरे देश में नंबर 1 है। तो इस प्रकार से जो डाटा है वो यहाँ पे आज प्रोवाइड किया गया है और फैक्चुअल डाटा है जिसकी बात यहाँ पर की गई है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड की जो स्थिति है वो 19वीं रैंक पे अभी बनी हुई है। चाइल्ड जो 6 से 19 महीने के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें भी 14वीं रैंक है। ये भी थोड़ी बेटर रैंक है और जो ओवरऑल एसडीआई की रैंक है उससे। इसके अलावा आप जो देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है उस एनरोलमेंट में भी इनकी जो रेट है, वो रैंक है, वो भी काफ़ी हाई है। जो सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है। 31 की यहाँ पर रैंक आ रही है 36 में। इसके अलावा पॉवर्टी रेट भी यहाँ पर आना काफ़ी ज़्यादा है। स्कूल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो उसके हिसाब से यहाँ पर 23वीं रैंक है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़ के वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर आप देखेंगे तो स्कूलों की रैंक जो आ रही है वो 23वीं आ रही है। लेकिन एनरोलमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर 7वीं रैंक है। तो जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से जो स्कूलों में एडमिशन है वो काफ़ी अच्छे रैंक पर हैं। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ है वो उसके हिसाब से भी यहाँ पर 9th रैंक है। ये भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। पर कैपिटा जो इनकम है वो उसके जो लेवल है वो भी यहाँ पर काफ़ी ठीक बताया गया है। तो इस प्रकार से ये डाटा है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है जिसमें काफ़ी सारी जो ट्रेंड्स हैं, जिन ट्रेंड्स को देखकर एक अच्छे जो नागरिक होते हैं उन नागरिक को वोट करने में हेल्प मिलती है। तो उसी के लिए ये यहाँ पर जो है डाटा वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो किस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वुमेंस के द्वारा यहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से नंबर 1 पर ये पूरे भारत में है। इसके अलावा मोबाइल कनेक्शंस पर 100 पर जितने मोबाइल कनेक्शन है उसकी अगर रेट देखें तो उसके हिसाब से भी 9th रैंक पे है। तो ओवरऑल जो अदर जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है आईटी के सेक्टर का, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल की गई है। हाल ही में ये आप देखेंगे कि एक हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर चल रहा है पौड़ी गढ़ीवाल में। ये एक राज्य है, इस राज्य का एक ज़िला है। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है और फॉसिल ऑयल इसमें काम में नहीं लिया जाता है और ग्रीन एनर्जी के रूप में यहाँ पर एनर्जी जनरेट की जाती है। तो इस प्रकार से जो असेंबली इलेक्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है फैक्चुअल डाटा है, और इस डाटा में जो 2-3 इंपॉर्टेंट बात है, एसडीआई में जो उत्तराखंड की रैंक है वो कौन सी है, और 19th रैंक का भी इसमें इसकी करंट पोजीशन है। और इसके अलावा जो वुमेंस की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पोजीशन है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस फैक्चुअल डाटा में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ।
दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उन पे बात की गई है। और भारत पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो जब से पाकिस्तान और भारत सेपरेट हुए हैं, इंडिया सेपरेट हुए हैं, तब से जो अब तक आज की कंडीशन है वो सबसे वर्स्ट कंडीशन है। तो दोनों देशों के बीच में ना तो कोई बातचीत हो रही है, ना किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान हो रहा है, ना ही कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है। हाल ही में जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल थी उसने जो भारत और पाकिस्तान से जो पिलग्रिमेज जो शरणार्थी दर्शनार्थी जो जाते थे उनको अभी आने के लिए अलाउ किया था, लेकिन अलाउ करने की बात कही थी, परमिशन मांगी थी इसके लिए, लेकिन उसके लिए भी जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों राजी नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। पाकिस्तान के द्वारा इंडिया को यह जो रिक्वेस्ट है वो भेजी गई है, लेकिन इंडिया ने अभी इस पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया है और एक सिरे से ना ही इस मामले में माना जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। जो इस्लामाबाद दिल्ली के बीच में जो टाइप हुए थे, जो भी बायलेटरल या मल्टीलेटरल लेवल के जो भी थे, जैसे कि जो शरणार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, वो उन्हें आने देना पड़ेगा देश के अंदर बिना किसी रोक टोक के। इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत फिर भी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि जो हिंदलजा सॉरी जो हिंगलाज माता का जो मंदिर है वहाँ पर अभी दर्शनार्थी हैं वो जा रहे हैं। उसके अलावा जो पंजाब प्रोविंस है दोनों देशों का, उस उनके बीच में जो भी दर्शनार्थी हैं, जो भी रिलीजियस मूवमेंट है वो भी थोड़ी बहुत देखी जा रही है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं बनी हुई है कि दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार की सुलह की कोई बातचीत हो सके। हालांकि जो रिसेंटली करतारपुरा कॉरिडोर 2019 में खोला गया था, उसके बाद में जो पुलवामा अटैक और ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसके बाद में जो बात है बिल्कुल ही बंद हो रखी है। तो उसको लेकर इसमें बात बताई गई है कि किस प्रकार से स्थिति अभी सुधरने की बजाय और भी ख़राब होती जा रही है। 2 साल से पेंडेमिक के कारण जो बॉर्डर्स हैं वो दोनों के देशों की लॉक की हुई हैं और इस प्रकार की स्थिति में कोई भी ना तो वहाँ जा पाकिस्तान जा रहा है, ना ही भारत आ रहा है। हाल ही में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कि जो पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलीजियस सेंटर हैं, जैसे कि अजमेर में दरगाह शरीफ है, राजस्थान के अजमेर में है, और हिंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान में, और जो खैबर पुलवामा में एक रिमेन मंदिर है वहाँ पर भी लोग जाते हैं भारत से। और अजमेर दरगाह शरीफ है राजस्थान में, निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ दिल्ली में है, वहाँ पर भी लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो देशों के दर्शनार्थी जो भी लोग हैं, जो भी रिलीजियस लोग हैं, उन लोगों के आदान प्रदान के लिए एक सर्विस शुरू की गई है, जिसमें कि एक जो भी देश हैं वहाँ से लेकर डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए राजस्थान में अगर कोई पर्सन जाना चाहता है अजमेर दरगाह शरीफ में, तो वहाँ सीधा लैंड कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की जो सहूलियत है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, एयरलाइंस के द्वारा प्रोवाइड करने की बात अभी की गई है। और ये पब्लिक गुड फेथ में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे ज़रूर दोनों देशों के जो संबंध हैं वो उसमें सुधार होगा, और जो पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल जो इनिशिएटिव है उसमें भी सुधार हो सकेगा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो लगातार ख़राब ही होते जा रहे हैं। जिसमें पुलवामा का अटैक हुआ, उसके बाद में धारा 370 है वो वहाँ से हटा ली गई, और जो 35A का स्पेशल स्टेटस था वो भी वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया। जो जम्मू कश्मीर से विड्रॉ किया गया उससे पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ हुआ और उस पर बातचीत करनी उन्होंने चाही कि इसे वापस से लागू कर दिया जाए, लेकिन किसी भी प्रकार की बातचीत को भारतीय सरकार ने नहीं माना। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे इसी प्रकार की स्थिति, जो सीज़ फायर है वो फरवरी में अनाउंस किया गया था। इसके अलावा करतारपुरा कॉरिडोर है वो नवंबर में चालू किया गया था। उसके बाद में किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव जो पीस को लेकर है वो अभी तक नहीं किया गया है। कुल मिलाकर जो भारत पाकिस्तान का जो
स्टेटस है इस रिलेशंस का, वो अभी काफ़ी डाउनफॉल पे है। और इस प्रकार की स्थिति अगर बनी रही तो रिश्ते आगे जाके और भी ख़राब होने की संभावना है सुधरने की बजाय। तो इस आर्टिकल में यही जनरल बात कही गई थी। पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इतना विशेष नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में जो बात की गई है दोस्तों, वो रेट्रोएक्टिव टैक्स के बारे में जो बात की गई है, परोक्ष कर जिसे बोला जाता है, उस टैक्स के बारे में इसमें बात की गई है। और जो क्रेयंस इंडिया और भारत सरकार के बीच में जो आईटी डिपार्टमेंट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसकी इसमें बात की गई है। हाल ही में जब सरकार ने जो रेट्रोएक्टिव टैक्स है उसको वापस से लिया है, तो क्रेयन इंडिया ने भी अपना जो केस है उसे वापस ले लिया गया है। और उसी के बारे में इसमें बताया गया है। बेसिकली जो इसमें एक टर्म यूज़ की गई है रेट्रोएक्टिव टैक्स, ये रेट्रोएक्टिव टैक्स क्या होता है आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए 2021 में अभी सरकार ने कोई नियम बनाया टैक्स लगाने के लिए, किसी भी चीज़ पर, कोई भी सेल या कोई भी परचेज़ है, कोई भी डील है, किसी के ऊपर भी टैक्स लगाया है। तो टैक्स लगाने के बाद में 2021 में इसे कानून बनाया। 2021 में कानून बनाने के बाद में टैक्स कब से वसूला जाएगा उसकी टाइमलाइन भी सरकार डिसाइड करती है। बेसिकली 2021 में अगर कानून बना है तो एक जनरल प्रोसेस तो यही कहता है कि 2021 के बाद से, जब से कानून बनेगा तब से इस टैक्स को लागू होना चाहिए। लेकिन उसकी बजाय सरकार 2000 मान लीजिए 2021 की बजाय 2016 से यह लागू कर देती है कि 2016 से जो है टैक्स, रेट्रोएक्टिव टैक्स वसूला जाएगा। तो 2016 से लेकर 2021, जबकि जब लॉ लागू हुआ है और 2016 में लॉ नहीं था, लेकिन फिर भी इस टाइम पीरियड के लिए जो टैक्स बनेगा वो टैक्स किसी भी कंपनी को या कोई भी फर्म है उसे सरकार को देना पड़ेगा। तो इसे रेट्रोएक्टिव टैक्स का नाम दिया गया था। और उसे इसे रेट्रोएक्टिव टैक्स जो है वो, उससे कोई मेजर जो सरकार को है वो अर्निंग नहीं हुई है। कुल 8,000 या उसके लमसम करोड़ का जो है वो रेट्रोएक्टिव टैक्स जमा हुआ था, जिसमें से 7900 जो अकेला था वो केएन इंडिया का था। इस टैक्स के अगेंस्ट में केएन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में और कई जगह पे जो है वो अपना केस चलाया था, जिसे कि केएन इंडिया के पक्ष में ही उसका फैसला सुनाया गया था। इसके बाद में वोडाफोन ने भी इस प्रकार का जो केस है रेट्रोएक्टिव टैक्स के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में चलाया, उसमें भी काफ़ी राहत वोडाफोन को मिली। तो इस प्रकार से जो एक भारत की जो इमेज थी उसे काफ़ी धक्का लगा। विदेश में जो है वो किसी भी प्रकार के या मनमाने टैक्स को लगाने वाले देश के रूप में इसे जाना जाने लगा। दूसरा जो निवेश का प्रोसेस था, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट भी भारत से जाने लगी। इस टैक्स के बाद में भारत को जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम मिलने लगी। 2012 में जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा इस टैक्स को लाया गया था। और सिर्फ एक आधी कोई कंपनी है, उनके अलावा किसी भी कंपनी से बड़ा टैक्स जो है वो इसमें हासिल नहीं हो पाया है। तो इस स्थिति में जो केएन इंडिया थी उसने उसमें भारत में जो उनकी जो असेट थी उन असेट्स को इस टैक्स के अगेंस्ट में सील किया जाने लगा। और काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो केएन इंडिया के जो प्रोसेस हैं इंडिया में वो उनको होने लगी। तो इसी प्रकार से केएन इंडिया ने जो डायरेक्ट अपना काम यहाँ पर शुरू नहीं करके एक दूसरी कंपनी बनाकर कैप्रिकॉन एनर्जी के नाम से यहाँ पर जो कार्य है वो शुरू किया था। लेकिन फिर भी जो सरकार ने इस चीज़ को नहीं माना और यही कहा कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो केएन इंडिया है, तो इसीलिए केएन एनर्जी है, तो इसीलिए जो इनकी लाइबिलिटी है वो रेट्रोएक्टिव टैक्स के लिए बनती है। तो उसके खिलाफ जो केएन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तीगासा लगाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केएन इंडिया को भी और वोडाफोन को भी, दोनों को राहत दी है। कुछ समय बाद में सरकार ने इस स्थिति को बनते देख और सरकार की परेशानी को बढ़ते देख इस टैक्स को वापस से ले लिया गया था। तो इस टैक्स को वापस से लेने के बाद में केएन इंडिया ने जो अपने जितने भी उनके केस सरकार के अगेंस्ट में चल रहे थे उन केसेस को भी अभी
वापस ले लिया है। कुल मिलाकर जो कैन इंडिया का जो एक केस है वो यहीं पर इसमें दर्शाया गया है, और जो रेट्रोएक्टिव टैक्स है वो एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया कि रेट्रोएक्टिव टैक्स क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो फूड प्रोसेसिंग जो बिज़नेस है भारत में उसको लेकर यहाँ पे बात की गई है, और फूड प्रोसेसिंग बिज़नेस को किस प्रकार से जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में इसमें यहाँ पे सजेशन दी गई है। यहाँ पर एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की यहाँ पर बात की गई है, PLIS इसे कहा जाता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है। इसमें बेसिकली इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो अभी स्टार्ट किया गया है, जिसमें 10,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। इसके लिए 60 एप्लीकेंट्स को इसमें चूज़ भी किया गया है, जिन्हें कि यह इंसेंटिव दिया जाएगा उन्हें बिज़नेस को बढ़ाने और अपनी सेल को ग्रो करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें प्रोवाइड की जाएगा। इसमें कुछ क्लॉज हैं जिसमें 75% का जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार की तरफ से किया जाता है, और इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो जो पर्सन बिजनेस करने वाले हैं उन्हें जो है उसमें करना पड़ता है। शुरू के 2 साल में 6500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाना है, वो जो डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो भारत देश के जो 10 बिलियन लोग हैं और जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए एक सस्टेनेबल सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसी की और यहाँ पर इस आर्टिकल में इशारा किया गया है। जो PLIS एक जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इस पर हमारे एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप देखिएगा तो इस स्कीम की जो कंप्लीट डिटेल है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात को बताया गया है कि किस प्रकार से फूड जो इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके हम जो भविष्य में जो फूड की अवेलेबिलिटी है उसे हम सिक्योर कर सकते हैं। फूड का जो प्रोसेस है, फूड का जो बिज़नेस है वो एक स्टेबल बिज़नेस है। एक बार शुरू होने के बाद में ये काफ़ी समय तक स्टेबल रहता है। हालांकि पैंडेमिक की वजह से पिछले 2 साल में जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो होटल और फूड इंडस्ट्री को ही देखने को मिला है मेजरली। तो इसीलिए जो इस प्रकार की स्कीम्स हैं वो स्कीम से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकती हैं, और ये वापस से जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है किसी भी जो स्टेट है या कोई भी एरिया है जिसका कोई स्पेसिफिक फूड है वो प्रचलन में है, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने और लोगों को अवेलेबल कराने के लिए इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो MSME से संबंधित जो भी जितने भी बिजनेस हैं फूड को लेकर, तो उनको बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। पीयर टू पीयर इनकी जो लोन की जो फैसिलिटी है वो भी इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसा कि मुद्रा अभी हमारे यहाँ पर चल ही रहा है। मुद्रा के द्वारा यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो फूड का जो सिस्टम है उसे सस्टेनेबल और इकोनॉमिक और इकोलॉजिकली दोनों तरीके से बेनिफिशियल बनाने की यहाँ पे बात की गई है। मेन इसमें जो बात है वो जो PLIS है स्कीम उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है कि इस प्रकार की जो स्कीम शुरू की गई है वो काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है, और ऐसी स्कीम की जो देश को है वो ज़रूरत भी है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही बताया गया है, बाकी जो फूड प्रोसेसिंग के सिस्टम जो विभिन्न देशों में चल रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा इसमें जिक्र किया गया है, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। PLIS का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें स्कीम की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में भी जो बात की गई है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर चल रही है। ये जो डिस्प्यूट है वो SCCL को लेकर चल रहा है। SCCL सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड है, जिसमें कि ये माइनिंग का काम इसके द्वारा किया जाता है, और नेचुरल गैस, ऑयल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इसके द्वारा माइन की जाती हैं। जो इस कंपनी को लेकर, इनके स्टेक को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट चालू है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी हुआ करती थी जिसे APHEL के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश हैवी मेटल के लिए ये कंपनी बनाई गई थी। ये भी SCCL की ही एक सब्सिडरी कंपनी है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब डिवाइड हुए थे, जब इनका सेपरेशन हुआ था 2014 में, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो एससीसीएल का जो स्टेक है वो 51% जो है वो तेलंगाना के साथ रखा गया था, और 49% का जो स्टेक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। साथ ही उसमें इस क्लॉज को भी जोड़ा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, उन्हें एससीसीएल को फॉलो करना होगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो चीज़ है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके विपरीत अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने एक फरमान जारी किया है, और बेसिकली कहें तो उन्होंने एक जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अभी पास किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि एपी जो एमईएल है उसकी जो एसेट्स है उन पर आंध्र प्रदेश का ही होल्डिंग होगा। एक कमेटी बनाकर इस डिसीजन को बाकायदा पारित किया गया है, लेकिन जो तेलंगाना है उसने इस पर अभी ऑब्जेक्शन उठाया है कि जो एससीसीएल है वो तेलंगाना के कंट्रोल में है, तेलंगाना की जुरिडिक्शन में आती है। तो इस प्रकार से एपी एमईएल जो है वो इसी की सब्सिडरी है, तो उस पर भी इसी का ही राइट होना चाहिए। तो इसको लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन सेक्रेटरी हैं, उनकी दोनों स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से भी बात हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष जो है वो अभी यहाँ पर नहीं निकल के आया है। तो कुल मिलाकर जो दोनों स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही है कि ये किस प्रकार से ये डिस्प्यूट चल रहा है, और जो माइंस का डिस्प्यूट है वो किन किन स्टेट्स के बीच में है। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में यही जो बेसिक जानकारी है वो दी गई है। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास में हमारे इस वीडियो के लिए या चैनल के लिए कोई भी सुझाव हो तो भी हमें मेल कीजिएगा, या कमेंट्स में अपने जो सुझाव हैं उन्हें हमसे साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।